डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर्स एंड ऑल एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम एनईडी से रिलेटेड कुछ पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो जो है ये पास्ट पेपर के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी और स्पेशली जो एनईडी का जो राउंड 2 का जो टेस्ट होगा उसमें जो है वो एस्पायरेंट्स अपेयर होंगे और इसी तरह से जो एमडी कैट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये आज की वीडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जो है वो इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ एमडी कैट के एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो तमाम ही एस्पायरेंट्स, तमाम ही स्टूडेंट्स इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं हूं मोहम्मद बिलाल, आपका मेंटर टीचर, एंड आप देखना है फाइन फॉर चैनल। इसमें सबसे पहले हम एमसीक्यूज लेते हैं। तो दो वेक्टर्स आपको दिए जाते हैं इस तरह से और एंगल मालूम किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में एंगल मालूम करना बहुत आसान है। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। तो फॉर्मूला कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए और बी। फॉर्मूला है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वैक्टर और डॉट बी वैक्टर, यानी कि ए वैक्टर बी वैक्टर दोनों मल्टीप्लाई होंगे, नीचे दोनों के मैग्नीट्यूड यानी कि दोनों की वैल्यूज रखी जाएंगी और फिर इसको कॉस इनवर्स कर दिया जाएगा, इससे हमें एंगल मिल जाएगा। तो ये वाला हम फॉर्मूला जब ही लगाएंगे जब हमें दो वैक्टर्स दिए हुए हों और कोई एंगल स्पेसिफाई ना किया गया हो। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी कोई एंगल मालूम किया जा रहा हो दो वेक्टर्स के दरमियान, तो ये देखा जाता है कि उनके दरमियान एंगल क्या है। अगर वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो फिर हम tan थीटा के जरिए जो है वो एंगल मालूम करेंगे। अगर वो आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो वहां पर जो है हम कोसाइन लॉ लगाएंगे, अगर कोई 90 डिग्री के अलावा हमें एंगल दिया गया होगा तो। लेकिन अगर हमें कोई एंगल नहीं बताया जा रहा हो, इस तरह से कंडीशन हो, कोई एंगल स्पेसिफाई ना किया गया हो, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमें मिला है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा से, यहां से ये हमें फॉर्मूला मिला है। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ए। ठीक है, तो ये हमारे पास निकलेगा 4i² प्लस 2j स्क्वायर प्लस 4k²। इसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 16i² प्लस 4j² प्लस 16k²। आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 16। i² इज इक्वल टू j² इज इक्वल टू k² इज इक्वल टू 1। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बराबर आता है 32 और प्लस 4 36 और इसका हमें स्क्वायर रूट मिलता है 6। तो a तो हमारे पास आ गया 6। इसी तरह से हम b को कैलकुलेट करेंगे तो b जो है हमारे पास a से ही ये कैलकुलेट होगा और 3i स्क्वायर आएगा प्लस 6j² आएगा माइनस 2k² आएगा। तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू हमें 7 मिलेगी, जिस तरह से हमने ये सॉल्व किया। इस तरह से सॉल्व करने के बाद अब हम क्या करेंगे, आगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर रख देंगे 4i प्लस 2j प्लस 4k। ठीक है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, ठीक है, या फिर ब्रैकेट लगा दें 3i प्लस 6j माइनस 2k। होल डिवाइड करेंगे, यहाँ पे होल डिवाइड है ये 6 मल्टीप्लाई 7 से।
उसके बाद कॉस इनवर्स ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 4 3 12, ठीक है, आई स्क्वायर और 2 6 12 जे स्क्वायर प्लस 4 2 8, लेकिन माइनस का के स्क्वायर, और होल हमारे पास डिवाइड में बचेगा यहाँ पे 42, क्योंकि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 42। उसके बाद कॉस इनवर्स, और ये हमारे पास बराबर होगा आगे 12 प्लस 12 माइनस 8, और ये 42, और आगे कॉस इनवर्स ये हो जाएगा हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 42। ये हमारे पास एंगल निकल गया। एक वैल्यू आपके पास ये भी आ सकती है इस तरह की कंडीशन में, और अगर ये आपसे एंगल मालूम करते हैं तो थीटा हमारे पास निकल आता है 68 डिग्री, ऑलमोस्ट 68 डिग्री जो है ये हमारे पास एंगल निकल आता है। तो इस तरह से भी ये सवाल बन सकता है, आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर सिंपल आपको ए वैल्यू का मालूम किया जा रहा है। ये जो ए वैल्यू है ये फाइंड आउट करनी है। दो वेक्टर्स हैं, दोनों के दरमियान एंगल कौन सा है? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मींस दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। ए वैल्यू को मालूम है, उसको फाइंड आउट करेंगे। अब यहां से ए डॉट बी जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां से ये वेक्टर आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ए डॉट बी और ये दोनों वेक्टर्स आपस में होंगे मल्टीप्लाई। अब डॉट बी की जगह हम जीरो पुट करेंगे। जीरो पुट क्यों करेंगे? क्योंकि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो फिर हम क्या करेंगे कि ए डॉट बी हम जानते हैं ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। कॉस की जगह हम 90 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो पूरी ये वैल्यू जो है हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो लिहाजा ए डॉट बी हमारे पास जीरो आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे जीरो रखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 आई स्क्वायर, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 जे स्क्वायर, और 4 को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस ए से, तो माइनस 4a के स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर ये 1 के बराबर होगा, इसको हम प्लस कर लेंगे, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब a की वैल्यू मालूम करेंगे, 4 को डिवाइड कर देंगे। एक आंसर ये भी हो सकता है इसका, और एक आंसर हमारे पास ये भी हो सकता है। तो इस तरह से हम वैल्यू निकालेंगे। अब चाहे हमें ये a की वैल्यू बीच में दी गई हो, ठीक है, j की जगह, या फिर i की जगह दी गई हो, हम इसी तरह से मल्टीप्लाई करके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से जो है ये सवाल जो है वो बन सकता है कि एक वेक्टर आपको दिया हुआ हो, दूसरा भी वेक्टर दिया हुआ हो, और कहा गया हो कि ये दोनों जो है वो दो साइड्स हैं ट्राइंगल की, और आपको बी जो है वो हमने मालूम करना है। सो ए क्रॉस बी के लिए फॉर्मूले के लिए हम सॉल्यूशन बनाएंगे। तो हमारे पास ए क्रॉस बी ये बराबर होगा, ये हम मैट्रिसेस फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास ए क्रॉस बी के लिए कोई पर्टिकुलर जो है वो फॉर्मूला नहीं है। इसके अलावा मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। जिस तरह हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है कि ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा के, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं हम इसी फॉर्मूले से। तो हम यहाँ पे आई जे और के लिखेंगे, और नीचे जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 2 -4, इसी तरह से 3 5 और -2। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आए, और ये रो और ये कॉलम छुपा देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 माइनस का और माइनस फॉर्मूले का, 5 4 20, ठीक है,
और ये क्लोज ब्रैकेट माइनस फॉर्मूले का जे। अब ये हम रो और ये कॉलम छुपाते हैं तो ये हो जाता है 3 2 ज़ा 6 माइनस का माइनस फॉर्मूले का, और 3 4 ज़ा 12 माइनस 12, ठीक है। और ये क्लोज ब्रैकेट के हमारे पास होगा, ये छुपाएंगे तो ये हमारे पास कॉलम और रो छुप जाएगी। 3 5 ज़ा 15 माइनस 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई -4 माइनस माइनस प्लस 20 माइनस जे -6 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस के, और ये 9 हमारे पास बचेगा यहाँ पे। आए आगे हम इसका जो है वो उसको माइनस करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास 16 आएगा, ठीक है। चाहे तो ब्रैकेट हटा दें और ये 16 आ गया, माइनस ये हम 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 12 जे हमारे पास बचेगा, क्योंकि जे माइनस फॉर्मूले का है, और फिर प्लस हमारे पास 9 के आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू बनी है, ठीक है। इसको बाद में लिखेंगे। ये हमारे पास ए क्रॉस बी जो है ये हमारे पास निकल गया है, ये वेक्टर, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन दिए जाएंगे इसी तरह से यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, आंसर को इसी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी दे सकते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी जो है फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो फिर आप क्या करेंगे, इस पे रूट लगाएंगे, इसके ऊपर स्क्वायर देंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, अगर उन्होंने इस तरह की वैल्यू कैलकुलेट करने की कही है, या फिर आपको एक यूनिट फॉर्म में वो वैल्यू दें, कोई एक जो है वो वन फिगर में कोई वैल्यू दी गई हो, तो फिर आप मैग्नीट्यूड निकाल के उसका आंसर निकालेंगे। तो ये जो है वो तरीका है इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का। कहा जा सकता है कि आप एरिया निकालें और एक वेक्टर आपको दिया जाएगा उसके कंपोनेंट फॉर्म में। तो याद रखिएगा कि जब भी हम ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वो होता है हमारे पास बराबर 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अगर यहां पे आपको वेक्टर दिए हुए हैं तो वेक्टर ए लिख दें यहाँ पे आप, और ये वेक्टर बी आ जाएगा। लेकिन यहां पे नोट करने वाली बात यह है कि वेक्टर बी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल के एटलीस्ट एरिया मालूम करने के लिए 2 साइड्स गिवन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक साइड है, इसका मतलब बी नहीं है। तो बी की जगह क्या आ जाएगा, 0 आएगा जब बी नहीं है। तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। तो इट मींस इसके जो ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें 0 करेक्ट होगा। तो इस तरह के भी सवालात बनते हैं। तो आगे हम कुछ एक दो और सवाल देखते हैं। तो एक सवाल जो है वो आपका इस तरह भी बन सकता है कि आपको जो है वो एंगल बताना होगा जिसके जरिए आपको टॉर्क की कम से कम वैल्यू मिले। तो इसमें लेट सपोज आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री, और डी आपको मिलेगा 90 डिग्री। सो इसमें कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा, तो देख लेते हैं। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो बराबर है टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। इसके साथ साइन रेशो लगता है, और एंगल जो है वो 90 का इसके दरमियान होता है। जब मोमेंट आर्म और फोर्स, तो हमें टॉर्क मैक्सिमम मिलता है 90 पे। जो एंगल है 90 का एंगल, उस पर टॉर्क हमें मैक्सिमम मिलेगा। और उसके बाद जब मैक्सिमम से वैल्यू मिनिमम की तरफ जाएगी तो एंगल रिड्यूस होगा, ठीक है। तो फिर आप एंगल बिल्कुल रिड्यूस करेंगे तो कहां तक आएगा, 0 तक आ जाएगा। लेकिन 0 यहां पर नहीं है, 0 से ऊपर कौन सा एंगल है, 30। तो 30 पे वैल्यू जो है वो कम से कम होगी, यानी कि साइन 30 जो है इस पे वैल्यू आपको मिलती है टॉर्क की आर एफ
1/2, हाफ हो जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद जीरो एंगल पे टॉर्क जीरो हो जाता है, ठीक है, और 90 पे मैक्सिमम है। उसके बाद इससे कम वैल्यू, मैक्सिमम से कम वैल्यू 60 पे मिलेगी, फिर उसके बाद 45 पे मिलेगी, और फिर उसके बाद 30 पे मिलेगी। तो ये जो है वो इस तरह से भी एमसीक्यूज बनता है। एक और एमसीक्यूज देखते हैं। 2 मीटर पर सेकंड है, और जो इसका मास है वो 6 केजी है। ये नीचे आ रहा है फ्रिक्शनलेस पुली से। अब स्टार्टिंग का जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कोई इंक्लाइन प्लेन का सवाल है, कोई एंगल मालूम करने का कहा गया होगा, या फिर एक्सेलरेशन मालूम करने का कहा गया होगा, फोर्स भी गिवन होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ स्पीड गिवन है और मास गिवन है। और कहा जा रहा है कि आगे ये ब्लॉक जो है वो दो हिस्सों में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये ब्रेक हो गया दो हिस्सों में, ठीक है, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, ठीक है, दो हिस्सों में ये ब्रेक हो गया। तो अब हमने इसकी भी और इसकी भी स्पीड बतानी है। एक की हमें दी हुई है स्पीड 8 मीटर पर सेकंड, और ये 2 केजी का मास है, और एक का जो है वो हमने बताना है कि वो उसकी स्पीड कितनी है। सो इसका जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, ये आप ब्रेकिंग पॉइंट से अंदाजा लगा सकते हैं। जब कोई मूविंग बॉडी ब्रेक हो जाए, ठीक है, या फिर जो है वो एक्सप्लोड हो, तो ऐसी कंडीशन में हम जो लॉ लगाते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इसी तरह से जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं आपस में, या किसी भी कंडीशन में दो बॉडीज का इंट्रैक्शन होता है, इसी तरह बुलेट की कंडीशन में जब गन से बुलेट निकलती है, तो यहां पर भी जो है वो इंट्रैक्शन है दो बॉडीज, गन और बुलेट का। तो ऐसी कंडीशन में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमारे पास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम होता है वही फाइनल मोमेंटम होता है दोनों बॉडीज का, बॉडी ए एंड प्लस बी, बॉडी ए प्लस बी, ठीक है। तो अब यहां पर हम लिखते हैं U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2 V2। तो ये हमारे पास कॉलिजन बिफोर, सो ये हमारे पास जो है वो मोमेंटम ब्रेक होने के बाद का है। आगे हम सॉल्व करेंगे कि जो तो यहाँ पर है ये आ जाएगी 4, ठीक है, मास आ गया इसका और इसकी स्पीड आ गई। उसके बाद जो है फिर प्लस M2U2, यानी कि ब्रेक होने से पहले एक ही ब्लॉक है तो सेकंड बॉडी नहीं होगी, लिहाजा उसकी जगह 0 आएगा। उसके बाद जो फर्स्ट पीस का मास है वो है 2 और उसकी स्पीड है 8, और प्लस सेकंड पीस का जो मास है ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि फर्स्ट जो ब्लॉक है हमारे पास ये 6 केजी का है, -2 केजी फर्स्ट पीस का माइनस करेंगे तो हमारे पास सेकंड पीस निकल आएगा 4 केजी। तो यहाँ पे आएगा 4, ठीक है, मल्टीप्लाई V2 जो कि हमने कैलकुलेट करना है सेकंड पीस की स्पीड। उसके बाद जो है ये हो जाएगा 6 4 जा 24 इक्वल टू 16 और प्लस 4V2, ये हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का हो जाएगा 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 4V2, और यहाँ पे ये होगा 8 इज इक्वल टू 4V2। यहां से 4 1 जा 4 और 4 2 जा 2 हमारे पास पर सेकंड कितना निकल गया, यानी कि अब जो सेकंड जो ब्लॉक है, सेकंड जो पीस है ब्लॉक का, इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। अब हम कंजर्वेशन लॉ को प्रूव करना चाहें तो प्रूव कर सकते हैं। यहां पे इसकी स्पीड रखें, यहां पे इसका मास, और इसी तरह से
ये स्पीड और मास जो गिवन है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम के बराबर आएगा। ये प्रूफ भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह के सवाल जो है वो एनईडी के पास पेपर में रिपीट हुए हैं। इसी तरह से एमडी कैट में भी इस तरह के अक्सर सवालात पूछ लिए जाते हैं। सो ये स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, पास्ट पेपर के एमसीक्यूज जो आपसे डिस्कस किए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, एमसीक्यूज और सॉल्यूशन की वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।